हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लेसन 4 रीड करेंगे। लेसन 4 है भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। तो शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। प्लासी के युद्ध, जो कि 1757 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की 100 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखा और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा। अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके तथा उसके भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। उसके बाद बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। कंपनी के पास अधिकार थे परंतु कोई दायित्व नहीं, जबकि नवाब के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं। इसी दौरान 1769 से 70 ईस्वी में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई। जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया था। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई, परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे। अब बताइए सोचकर कि यदि आप नवाब की जगह होते तो क्या ऐसे में विकास के कार्य करवा सकते थे? तो यहाँ देख सकते हैं, अकाल से पीड़ित लोग, जब अकाल हुआ था, कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेनवासी मांग करने लगे कि कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मापदंड निश्चित किए जाएं तथा कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। अब ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड यानी कि ब्रिटिश मुद्रा के ऋण की मांग करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख, उनके लेखे जोखे, उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए। साथ साथ कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकार नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए। ब्रिटेन के नए उद्योगपति, जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट यानी कि धारा बनाए गए। तो भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि वे कंपनी के राजनैतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखा करें। कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाएं, इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि इंग्लैंड वापस लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया। 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया, जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई। इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर 1857 ईस्वी तक भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। ब्रिटिश संसद ने कुछ चार्टर एक्ट पास किए जो निम्नलिखित हैं। तो देख सकते हैं, गवर्नर जनरल बंगाल के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत चेन्नई, मद्रास जो कि और मुंबई, बम्बई की प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन कर दिया गया। एक्ट एवं वर्ष और इसका क्या अधिकार था? तो चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी का इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपने परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी यानी कि 1813 ईस्वी
इस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया तथा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास ही बना रहा, परंतु उसमें ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गई। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी, इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छिन गया। चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी, इस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए, जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे। परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था भी की और इस प्रकार उक्त सभी चार्टर अधिनियमों का परिणाम ये हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज पर कंपनी के निदेशकों के प्रशासनिक अधिकार घटते गए और धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी शासन के 3 मुख्य आधार थे: नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विस, सेना तथा पुलिस और न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में हर जिले में राजस्व वसूली के लिए यह एक कलेक्टर यानी कि कानून में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट, अधीक्षक और न्याय व्यवस्था के लिए एक जज होता था। अब मालूम कीजिए कि क्या आज भी भारत में यह प्रशासनिक व्यवस्था लागू है, तो आप पता लगाएंगे। ब्रिटिश भारत में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कंपनी के शासकों ने हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति रिवाजों, विवाह आदि से संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। उनके लिए पूर्व प्रचलित कानूनों के आधार पर न्याय किया जाता था। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसके पश्चात प्रांतीय तथा जिला अदालतों की भी स्थापना की गई। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया गया, किंतु यूरोपियों और भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे। उनके न्यायाधीश भी अलग होते थे। अंग्रेजों या यूरोपीय लोगों के लिए अलग कानून और न्याय की व्यवस्था क्यों की गई थी, चर्चा कीजिए। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं तो ये महसूस किया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं तथा परंपराओं से भली भांति परिचित होना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा देने के लिए 1801 ईस्वी में कलकत्ता यानी कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। सन 1853 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता आरंभ की गई। उसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। 1853 ईस्वी में इस प्रतियोगिता में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष थी, किंतु 1863 ईस्वी में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष तथा 1876 ईस्वी में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। इस कारण भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में चयन कठिन हो गया। शिक्षा और सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति की जानकारी कराना था। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वे ये मानते थे कि भारतीय नए ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी आदि को सीखें, जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की। हमें पता चला है कि सरकार पंडितों के संरक्षण में एक संस्कृत पाठशाला खोल रही है, जिसमें ऐसा ज्ञान दिया जाएगा जो भारत में वैसे ही चला आ रहा है। ऐसी पाठशाला युवाओं के दिमाग में सिर्फ व्याकरण के बारीक नियम और दूसरे लोग का ज्ञान भर सकती है और ऐसा कुछ नहीं दे सकती जो विद्यार्थी या समाज के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो। क्योंकि सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर बनाना है, इसलिए वह गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र और दूसरे उपयोगी विज्ञान को बढ़ावा दें। यह काम यूरोप में शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके और पुस्तकों व उपकरणों से सुसज्जित कॉलेज बनाकर पूरा किया जा सकता है। कलकत्ता, 11 दिसंबर 1823, राजा राम मोहन राय। उधर अंग्रेज सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। यह सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बनाई। फलतः सन 1835 में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, जिसके तहत फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया।
अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ती गई और भूमि सुधार। अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी यानी कि भूमि कर वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगे। वारेन हेस्टिंग्स ने यह नियम बनाया कि गांव की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए और यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक ना लगे तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में निम्न सुधार किए। ये थे लॉर्ड मैकाले। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त लागू। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन यानी कि स्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें जमीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। आज आपकी जमीन का लगान कौन वसूलता है? दूसरी प्रथा हुई रैयतवाड़ी प्रथा। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत यानी कि काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। उसके बाद मालवाड़ी प्रथा का शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों में समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। यह समूह महाल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहते थे। सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। अंग्रेज भारत से कच्चा माल यानी कि सूत, कपास ले जाते थे तथा मशीनों से माल तैयार करते थे जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता था। वह तैयार माल को ज़्यादा दाम में भारत में बेच देते थे। इसी कारण भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योग के समक्ष टिक नहीं पाए और इसी कारण भारतीय उद्योग धंधों का विनाश होने लगा। यहाँ पर जो है शब्दावली दी गई है। एक्ट या धारा, किसी विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून। लगान का मतलब होता है कृषि भूमि पर लगने वाला कर। तो ये था आपका लेसन 4। यहाँ पर इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया कब? ऑप्शंस हैं 1773 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में या फिर 1770 ईस्वी में। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की किसने? राजा राम मोहन राय ने, विलियम जोन्स ने, क्लाइव ने या फिर लॉर्ड मैकाले ने। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट इज अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता यानी कि कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था और उसी एक्ट से बंगाल के गवर्नर को पूरे भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब यहाँ पर है लघु उत्तरीय प्रश्न। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। तो ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून बनाया था जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के द्वारा एक नियंत्रण परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा ब्रिटेन की सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक और राजस्व से जुड़े मामलों में पूरा अधिकार मिल गया था। इसी कानून से गवर्नर जनरल को भारत में मौजूद सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति भी बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त क्या था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मालगुजारी यानी कि लगान वसूलने के लिए स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। इस व्यवस्था में जो व्यक्ति नीलामी में सबसे अधिक मालगुजारी देने की बोली लगाता था उसे और उसके पुत्रों को हमेशा के लिए उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया जाता था और इस तरह वे लोग जमीन के मालिक बन गए थे। लेकिन यह मालिकाना हक तभी तक रहता था जब तक वे समय पर मालगुजारी देते रहते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है
अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया? तो अंग्रेज हमारे भारत से सूत और कपास जैसे कच्चे माल को अपने देश ले जाते थे और वहाँ मशीनों से माल तैयार करते थे। मशीनों से बना हुआ माल हमारे यहाँ के हाथ से बने सामान से बहुत सस्ता होता था। फिर अंग्रेज उसी तैयार माल को ज़्यादा दामों में भारत में लाकर बेच देते थे। इस कारण हमारे भारत के उद्योग धंधे इंग्लैंड के उद्योगों का मुकाबला नहीं कर पाए और उनका विनाश होने लगा। अब यहाँ पर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं, अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मालगुजारी यानी कि भूमि कर वसूलने के नए नए तरीकों पर विचार कर रही थी। अंग्रेजों ने भारत में मुख्य रूप से 3 भूमि सुधार लागू किए। स्थायी बंदोबस्त, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसमें सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को आजीवन उस गांव का जमींदार और ज़मीन का मालिक बना दिया जाता था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में शुरू हुई थी। रैयतवाड़ी प्रथा, यह प्रथा दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में शुरू की गई थी। इसमें मालगुजारी देने की जिम्मेदारी सीधे रैयत यानी काश्तकार या किसान को दी गई थी। इसमें किसान अपनी उपज का लगभग आधा हिस्सा सरकार को लगान के रूप में देते थे। उसके बाद तीसरी प्रथा थी महालवाड़ी प्रथा। यह प्रथा उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास लागू की गई थी। इसमें कई गांव के समूह, जिन्हें महाल कहते थे, उनके स्वामियों से एक साथ मालगुजारी वसूल की जाती थी। तो ये था आपका लेसन 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।